अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फवाद मिर्जा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गेटिंग एडमिशन इनटू बीएस एट इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद विद हमजा साहब, मोहम्मद हमजा साहब. Mohammad Hamza साहब is currently doing BS Mechanical Engineering and is enrolled in the 6th semester. बाकी उन्होंने एडमिशन कैसे सिक्योर किया, IAUI की फीसिस क्या है रिगार्डिंग इंजीनियरिंग, इसके अलावा आया कुछ स्कॉलरशिप अवेलेबल है एंड अदर इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट क्वेरीज उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं. तो मोहम्मद हमजा साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए. बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू, थोड़ा सा अपने बारे में व्यूअर्स को बता दीजिएगा. Assalamu alaikum. This is Mohammad Hamza Mehdi. I'm from District Mandi Bahauddin Tehsil Malakwal, and I'm currently studying mechanical engineering from International Islamic University Islamabad. And I have done my FSc pre-engineering from my Tehsil Malakwal Government Degree College Malakwal, and then I moved to Islamabad for studying higher education at International Islamic University. I'm currently enrolled in 6th semester. My 6 semesters have been completed. And inshallah, in September, I'm going to start my next semester, that is 7th semester. माशाल्लाह, रियली इम्प्रेसिव जर्नी. थोड़ा सा बता दीजिएगा एक स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए IAUI में फॉर इंजीनियरिंग, उनके लिए बता दीजिएगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है. आया ये फुली ऑनलाइन है या फॉर्म्स वगैरह कहीं से लेने होते हैं, और इनकी फीसिस क्या है, बिफोर टेस्टिंग जो प्रोसेस होता है वो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा. सारा प्रोसीजर जो इस्लामिक है वो ऑनलाइन ही है. आपने सबसे पहले इनकी बड़ी कम्प्रीहेंसिव सी वेबसाइट है. अमूमन कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो बड़ा कम्प्लेक्स होती हैं. सिंपल सी वेबसाइट है, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं IAUI की, या फिर आप सीधा एक लिंक आप ओपन कर लें admissions.iau.edu.pk. वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपने सबसे पहले जाकर आपने जब एप्लीकेशन डेट्स आती होती हैं इसकी, खासतौर में जुलाई के अंदर शुरू होती हैं, और अभी अगस्त लास्ट जो 8 अगस्त थी वहाँ पर इसकी लास्ट डेट थी. तो उसमें जाकर आपने उसमें ओपन करना है, तो वहाँ पे आ जाएगा आपके पास लॉगिन पोर्टल आ जाएगा. वहाँ पे यार आप एक अपना सिंपल सा डेमो अकाउंट बना लेते हो उसमें. और डेमो अकाउंट का आपने पासवर्ड वगैरह याद रखना है. आपने अप्लाई करना शुरू करना है, जिस फैकल्टी के अंदर जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई करना है, अपनी सारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है. और जो प्रोसेसिंग फ़ी का आपने चालान होता है, गालिबन 1500 रुपये का तकरीबन वो चालान होता है, वो आपने जो है वो प्रिंट करके आपने वो जमा करा देना. और उसके बाद उसकी आपने उसका उस चालान की ट्रैकिंग आईडी, उसको किस बैंक के अंदर आपने उसको जमा करवाया था, और उसकी डेट जो है वो वहाँ पर आपने एंटर कर देनी होती है. जब आप ये अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद आपने फिर रिफ्रेश करते रहना होता है, आप चेक करते रहना होता है. फिर आपको डेट अनाउंस मिल जाती है, अनाउंसमेंट डेट आपको एक मेल आ जाती होती है कि अब जो है ना इस डेट को आपका टेस्ट है और आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपीयर हो जाएं. तो उसके बाद फिर आगे सारा हमारा टेस्ट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है. माशाल्लाह, आपने जो है बड़ा बड़ा सम ऑफ कर दिया, और बड़ी बड़ी जो है जल्दी से, जो कि बड़ा फायदेमंद रहेगा. अच्छा, आपने ठीक है, आपने एप्लीकेशन प्रोसेस का ओवरऑल बता दिया, और जो इजी भी है, यानी कि कोई घर बैठे उसको इस्लामाबाद आने की भी जरूरत है. मुझे जरूरत याद नहीं है, है जी, बिल्कुल. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, किसी जमाने में आपको हर यूनिवर्सिटी में खुद जाना पड़ता था और फॉर्म्स लेने पड़ते थे, विच बिल्कुल वाज अ सही. हेक्टिक प्रोसेस जो है, जस्ट टू गेट यू टेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. अच्छा, आप मुझे बताइएगा, अब उसने अप्लाई तो कर दिया, अब आते हैं टेस्टिंग की तरफ. तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या क्या टेस्ट में सब्जेक्ट्स आते हैं और कितना कितना पोर्शन आता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए. इंग्लिश का ऑलमोस्ट 60% होता है. इसी तरह फिजिक्स का आपके पास 40%, 30% होता है. मैथ का 40% होता है. और हमारे पास 10% जो होता है आपका वो केमिस्ट्री वगैरह, केमिस्ट्री के आ जाते होते हैं. अब ये है कि अब ये मुख्तलिफ वेरिएशंस आती हैं. मिसाल के तौर पे आप अगर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अगर आप देखेंगे कि फिजिक्स के अंदर अब तकरीबन ओवरऑल सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आप सेकंड ईयर या फिजिक्स देखें तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चैप्टर हैं, उनसे ज़्यादा एमसीक्यूज आएंगे. और अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें तो आपको पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बेसिक हमारे पास जो फिजिकल फेनोमेनाज होते हैं, टॉर्क, मोमेंट्स वगैरह, या फिर थर्मोडायनामिक्स के जो चैप्टर हैं उनको आप ज़्यादा गौर से पढ़ें, उनको आप देखें. तो इस किस्म के क्वेश्चन होते हैं. टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता. अगर किसी को रहनुमाई चाहिए हो टेस्ट कैसा होता है या टेस्ट का मॉड्यूल क्या है, तो आप बाकायदा इनकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ के ऊपर आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि टेस्ट होता है. 100 एमसीक्यूज होते हैं. और आपका जो इसमें मेरिट लिस्ट लगती होती है उसमें आपके पास 60% आपका टेस्ट काउंट होता है, और आपके पास 40% आपके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से वो एक एग्रीगेट बनाते होते हैं. और फिर आपको जब आपका अगर टेस्ट में आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपको जो है वो आप मेरिट लिस्ट की लग जाती है, वो आ जाता है यूनिवर्सिटी के ऊपर. आप चेक करते रहे टेस्ट के बाद, तो तकरीबन 15-20 दिनों के अंदर मेरिट लिस्ट लग जाती होती है. तो आपको पता लग जाता है कि आया कि आप एनरोल हो चुके हैं या नहीं.
माशाल्लाह, दिस इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट इंटरव्यू दैट आई एम गोइंग टू सम अप। अच्छा, अब आप बताइएगा, ठीक है, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, आप आपने बताया कि इंग्लिश होती है, फिजिक्स होती है, मैथमेटिक्स होती है और केमिस्ट्री होती है, ये चार जी सब्जेक्ट्स पे वैल्यूएशन हो रही होती है। देखें, तो क्या मेरा हर बंदे का टेस्ट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा रहा है उसके लिए अलग से एक टेस्ट का पैटर्न आ रहा होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब पेपर जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री यू हैव सिलेक्टेड टू ऑप्ट आउट, उसकी बेसिस पे आप सबका डिफरेंट टेस्ट जो है एवेल्यूएशन हो रही होती है? जी, ऐसे ही होता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर, क्योंकि एक ये नॉन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर बाकी फैकल्टीज भी मौजूद है, लेकिन अगर मैं अपनी फैकल्टी के अंदर बाउंड फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टेस्ट डिफरेंट होता है, थोड़ा सा फर्क होता है बीच में एमसीक्यूज के एतबार से। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मैकेनिकल इंजीनियर जो है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बेशक मैकेट्रॉनिक्स एक बीच में अब एक स्टेज आ चुकी हुई है, दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, लेकिन ज्यादा ज्यादा जो टेस्ट पे फोकस किया जाता है वो चेक किया जाता है कि आया कि अगर ये बंदा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा है तो क्या इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बेसिक नॉलेज है भी या नहीं। उसके एमसीक्यूज यानी फिजिक्स की वो फील्ड जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को टच कर रही होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला या इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने वाले की उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन होंगे जो उसकी फील्ड को चेक कर रहे होंगे। इसी तरह मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो खैर आपका बेसिक होता है एफएससी पे, जो आपने पढ़े होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो आपको पता है वो एक अप्लाइड लेवल पे नहीं होता। अप्लाइड मैथमेटिक्स में ज्यादा कैलकुलस आया था, लेकिन वो अमूमन इंटीग्रल फलाने का क्या होगा या इसका निकाल लें, इस तरह करके डेरिवेटिव वगैरह के क्वेश्चन आ जाते होते हैं, या कॉनिक सेक्शन और इसी किस्म के जो चैप्टर अपने एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 में या मैट्रिक में कुछ पढ़े होते हैं। और इंग्लिश का बेसिक बेसिक होते हैं आपके पास, आपको प्रपोजिशंस हो जाती होती हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो जाते हैं, आर्टिकल लगाना है आपने। और इसी तरह केमिस्ट्री का भाई आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, या क्या कहते हैं प्लाज्मा की कौन सी स्टेट होती है, इस किस्म के कुछ क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। लेकिन जो बेसिकली जो फिजिक्स है ना उसके अंदर आपका काउंट ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये दोनों डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं इन दो फील्ड्स को। ठीक ठीक, फिजिक्स का डिफरेंट आता है, बाकी यूजुअली सेम आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब एमसीक्यूज में वेरिएशंस होती हैं। डन हो जी गया, डन हो गया, डन हो गया, ठीक है, माशाल्लाह। और मेरे ख्याल में IAUI वाहद यूनिवर्सिटी होगी जिनका डिपार्टमेंट वाइज टेस्ट डिफरेंट आता है। अदरवाइज इंजीनियरिंग और जो IT जो है डिपार्टमेंट है, इनके टेस्ट तकरीबन तकरीबन सेम ही होते हैं, और जो है ना सेम ही वो होते हैं, सबको इवेल्युएट कर रहे होते हैं। सो ऐसे ही है। दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट आई हैव फर्स्ट टाइम हर्ड के, मतलब उनके डिपार्टमेंट वाइज भी डिफरेंट आ रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मतलब मैंने अगर इलेक्ट्रिकल में करना है तो मुझे किसी और दिन आके टेस्ट देना होगा, या टेस्ट एक ही दिन हो रहा था, इस मैं टेस्ट कैसे एक ही मेक दिन श्योर? होता है। टेस्ट अच्छा, टेस्ट अमूमन एक दिन ही हो रहा था। टेस्ट की ज्यादातर एक ही डेट होती है। ये हो सकता है होता है कि अमूमन कंडक्ट करवाने में ये हो सकता है कि एक दिन पहले हो जाए। एक आज कुछ चंद फैकल्टीज को, जैसे कोविड है आजकल, तो कोविड में चंद फैकल्टीज को पहले बुला लेते हैं, कुछ को बाद में बुला लेते होते हैं, इस तरह हो रहा होता है। बाकी ये है कि टेस्ट का फिर उस हिसाब से होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा श्रीलंका लॉ में जा रहा है, अब मैंने चूंकि आपको बताया कि ये इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, ये मतलब इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, तो इसकी बुनियाद भी इस चीज़ पर रखी गई थी, इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा। श्रीलंका लॉ देने जा रहा है तो अब उससे इंजीनियरिंग के या फिजिक्स के क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, उससे डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, इस्लामियात से या जनरल नॉलेज से या इस्लामिक गज़वात से मुतालिक सवालात होंगे। तो बाकी यही है कि आपका जो टेस्ट होता है अमूमन मैंने देखा है जो होता है वो एक दिन ही होता है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी भी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड कर सकता है कि वो चेंज करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। हमजा कोविड के मेहदी हिसाब से साहब, हालात के हिसाब से। जी 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 जी, इधर से ये कंफ्यूजन अराइज होती है, मतलब यानी कि अगर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया तो आई कांट अप्लाई फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट द सेम टाइम, या कंप्यूटर साइंस के लिए मैं अप्लाई नहीं कर सकता इससे, तो फिर ये फैकल्टी जी नहीं जी, नहीं 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 नहीं, ये इसमें ये चक्कर है कि आप जब एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें आप अपनी फील्ड सिलेक्ट कर लेते होते हैं उसमें आप। ठीक है, ठीक ठीक है, है, या मैं मिसाल देता हूँ, मैं इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें फैकल्टीज बनी अब है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसमें तीन तीन हमारे पास प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, BS इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, इस्लामिक की ठीक, बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब इसमें आप जो है आप जो से आप देखेंगे आपने, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर लेते हो, सिविल भी कर लेते हैं, तीनों कर लेते हैं आप। ठीक है, जब आप तीनों वो सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका जब मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा तो वो फिर सिविल की अलग मेरिट लिस्ट लगी होती है, मैकेनिकल की लगी होती है, इलेक्ट्रिकल की लगी होती है, जिसमें आपका नाम आ जाता है आपका उसमें हो जाता था। अब मैंने जैसे अप्लाई किया था, जब मैंने किया था तो मेरा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में आ गया था ना, लेकिन चूंकि मेरा मेरा शौक मैकेनिकल में था तो इसलिए मैंने फिर मैकेनिकल में ही एडमिशन लिया, ठीक उसी है। के लिए मैंने एनरोल किया। यानी कि मैंने वो उधर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने होते हैं, फिर वो बेस्ड अपॉन दैट जो है वो टेस्ट चाहे जी, सेम ही आता है, मतलब यानी मैकेनिकल, टेस्ट सेम ही आता है। ठीक है, ठीक, नहीं जी नहीं, अभी अभी कंफ्यूजन ये थी कि आपने कहा था कि टेस्ट जो है वो डिपेंडिंग अपॉन, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो वो
इलेक्ट्रिकल वाले क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो मैं अगर मैकेनिकल का अगर मैंने प्रेफरेंस दी हुई है तो मुझे टेस्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अब एक दिन में हो रहा है तो वो कैसे अब मेक देखें श्योर अब देखें करें? देखें 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 अमूमन ये भी होता है। अब जब ये स्टार्ट में जब हमने दिया था तब डिफरेंट था। अब बीच में ये भी किया जा रहा है, टेस्ट में ये होता है कि बीच में मुख्तलिफ एमसीक्यूज होते हैं या मिक्स आ जाते होते हैं। ठीक है। अगर लेकिन जिस लड़के ने फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनामिक्स वगैरह के क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट किया होगा, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया होगा, उस हिसाब से आपको ये ज्यादा चांस होता है कि आपको मैकेनिकल वाली साइड पे आपको वो बुला लें। ठीक है। ये चीज मैं असल में कहना चाह ठीक रहा ठीक था, ठीक मैं ये ठीक कहना ठीक। चाह रहा था। आई गॉट द आइडिया, मतलब टेस्ट लेकिन सेम है, वो ये कंफ्यूजन जो है वो आगे ऐसे बढ़। में ठीक है, डन हो गया, सही है। अच्छा अब मुझे बताएं, आपने इंग्लिश का भी बता दिया, फिजिक्स का भी बता दिया, मैथमेटिक्स का भी बता दिया और केमिस्ट्री का। अब मुझे थोड़ा सा जी बता जी दीजिएगा, फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री तो मोस्ट प्रॉब्ली जो एफएससी को कंसेप्चुअली पढ़ के आता होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली ही वुड बी एबल टू आंसर इट यस। क्विकली, और जो है वो लॉजिकली वो क्वेश्चंस। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना लॉजिकल क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग कोर साइंस सब्जेक्ट्स? देखिए अगर तो मैं जो मेजर सब्जेक्ट्स जैसे टेस्ट हैं जैसे कि ई कैट का या एनईटी का नस्ट का टेस्ट होता है, उनसे कंपेयर करो तो उनसे काफ़ी आसान होता है ये टेस्ट। ठीक है। यानी अगर एक लड़के ने मतलब एफएससी की बुक्स को सही से पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। और अगर लेट से ये कह रहे हैं कि उसने ई कैट की तैयारी की हुई है, तो ई कैट अगर उसका पास नहीं भी होता है ना तो वो इस्लामिक टेस्ट पास कर सकता है। ठीक है। यानी ई कैट से की तैयारी से आपका इतना कैलिबर बन जाता है कि आपको टेस्ट का अंदाजा तकरीबन हो जाता है कि किस किस्म का टेस्ट होगा, डन हो गया, डन तो हो वो गया। आसानी से पास कर लेता है। ठीक। इस्लामिक टेस्ट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। और इसके बाद आती है इंग्लिश का। इंग्लिश जिस तरह एफएससी में जो मतलब किस तरह की आती है, मतलब पैराग्राफ में से क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं या किस तरह का मोस्टली पैटर्न होता है उसका? इसका पैटर्न इस तरह नहीं होता है, इसमें एमसीक्यूज टाइप आ रहे होते हैं। मतलब मैंने जैसे आपको बताया आर्टिकल आ रहे होते हैं, प्रपोजिशंस आ रही होती हैं, इस किस्म के क्वेश्चन। ठीक है, और उसकी आर्टिकल बेस पे लगाएं या आपने करेक्ट लफ्ज के आंसर बताना होता है। करेक्ट आंसर के ऊपर आपने मार्क करना होता है, और आपको एक ठीक। आंसर शीट दे दी जाती है, उसमें अपने बबल फिल करने होते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हो गई, इसके अलावा आपने बताया पैराग्राफ, और इसके अलावा कौन कौन से पार्ट्स जो उसके हैं? अलावा देखिए ना, आर्टिकल जैसे मिसाल के तौर पे एक आगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसके अंदर एक स्पेस छोड़ दी जाती है और कहेंगे यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा, इन लगेगा, एट लगेगा, ऑफ लगेगा। इसी तरह कोई लफ्ज आ जाता है तो उसका सिनोनिम्स पूछे जा सकते होते हैं कि इसका लफ्ज का मीनिंग क्या है। या कोई लेट से प्रोटैगनिस्ट एक लफ्ज है तो वो उसका आपसे मतलब पूछ लेगा, तो वो कहेगा कि जी क्या इसका मतलब है, उसके आगे नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें से जो रेलेवेंट ऑप्शन होता है वो आपने सिलेक्ट करना होता है। इस किस्म के सवाल होते हैं। ठीक है, यानी मोस्टली ग्रामेटिकल और जो आपकी वोकैबुलरी है इसको जो है वो टेस्ट कर रहे जी होते हैं ओवरऑल जी जो है आईआईटी जी में, अगर उसको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। अच्छा मुझे बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बता दिया कि जो है ना 40% एफएससी, अच्छा, और 60%, 40% एकेडमिक और 60% टेस्ट। तो 40% एकेडमिक में आया सिर्फ एफएससी ही इन्वॉल्व होती है या उसमें मैट्रिक का भी कुछ पार्ट इन्वॉल्व होता है? मैट्रिक मैट्रिक का भी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखें, आपकी दो चीज़ें मैटर करती हैं ना उसमें, मैट्रिक आपकी और मैट्रिकुलेशन, ठीक है। और आपकी एफएससी बेस्ड। ठीक। वैसे जो मैंने क्राइटेरिया पढ़ा था उसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन लगा था। ये मेरा अपना तजज़िया है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ये दोनों चीज़ें आपकी काउंट होगी, आपके मैट्रिक के मार्क्स भी और एफएससी के मार्क्स भी। ठीक तो है। ये दोनों आपकी मेन कह लें किस्म की डिग्रीज टाइप में, माइनर डिग्रीज कह रहे हैं तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ये आ जाएंगी, तो इनको वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो दोनों का एग्रीगेट निकालेंगे। तो इनकी इनकी परसेंटेज कितनी कितनी हो रही होती है, इसके बारे में अगर आप रोशनी डाल सकें? परसेंटेज देखें, मेरे ख्याल में 80% जो है ना, 80% आपको टेस्ट जो होता है उसमें आपका मतलब ओवरऑल दोनों का, यानी टेस्ट 60% और 40% आपका, तो 80% लेना आपके लिए ज़रूरी होता है। 80% अगर आपके आ जाएं तो वो आपको जो है बुला लेते होते हैं। लेकिन फिर ये भी डिपेंड करता है ना कि मिसाल के तौर पर अगर मेजोरिटी में 90% आ रहे हैं, लड़कों ने टेस्ट में पास किया है और आपके 80% आ रहे हैं, तो फिर वो जाहिर सी बात है लिमिटेड सीट्स होती हैं उनके पास। क्योंकि जब हमने टेस्ट दिया था तो उस टाइम दो सेक्शन से 40-40 के सेक्शंस बने थे, 40-40 के, यानी ओवरऑल 80 लड़के सिलेक्ट हुए थे हमारे बैच में। तो उस हिसाब से भी फिर ये होता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए। टेस्ट मैंने आपको बताया कि आसान होता है, टेस्ट में आप जो है वो बेशक अच्छे तरीके से टेस्ट दें, और कम अज़ कम मैंने देखा, मुझे अपना याद है, मुझे तकरीबन 95 श्योर थे कि मेरे ठीक हैं, इतना मैं यकीन से करके आया था। लड़के मतलब आराम से कहते हैं कि और कोई परेशानी नहीं होती। अमूमन ये होता है ई कैट का या एनईटी का टेस्ट दे के आते हैं तो कहते हैं यार वो बड़ा मुश्किल टेस्ट था या इस तरह का, क्योंकि वाकई ही होता है, टेक्निकल होता है वो बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि आप अगर 95 से 95 प्लस मार्क्स भी आप सिक्योर कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा पढ़ के जाएं। ठीक ये ठीक डिपेंड ठीक, करेगा। माशा। अच्छा अच्छा, इधर इधर मैं पूछना ये भी चाह रहा था कि मतलब मैट्रिक के लाइक पॉइंट 20% होते हैं
एफएससी के 20% होते हैं 60%, या मैट्रिक के 10%, एफएससी के 30%, वो 40% में मैट्रिक कितने परसेंटेज काउंट कर रही होती है और वो एफएससी कितने कर रही होती है, मैं ये पूछना चाह रहा था। इसका मैंने सर्च किया था, सर्च आउट भी किया था, पता भी किया था, लेकिन मुझे इसका सही आइडिया नहीं है। ये अब यूनिवर्सिटी का कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकती है कि वो उन्होंने इसका क्या क्राइटेरिया ठीक रखा हुआ ठीक है। ठीक है। फिर भी स्टूडेंट्स की अगर आसानी के लिए हम कह सकें तो 0.6 इंटू परसेंटेज ऑफ टेस्टिंग मार्क्स प्लस 0.4 इंटू एकेडमिक परसेंटेज मार्क्स, वो जी एग्जैक्टली जी। जो है वो हम बाद में भी आपको बता सकते हैं कि क्या क्या है जो अभी हो रहा है। ठीक है। अच्छा, आपने जो है वो एग्रीगेट तो कैलकुलेट। अच्छा मुझे बताइएगा, डिग्रीज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ऑफर हो रही है, थोड़ा आपने पहले भी बता दिया था, और जो है उनके मेरिट्स क्या रहे हैं पिछले सालों में, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि यार मुझे कितने टेस्ट में मार्क्स लेने होंगे। तो जो है ना, फिर भी वी आर नॉट गिविंग द व्यूअर्स श्योरिटी, हम बस ये कह रहे हैं कि पिछले सालों में ऐसे रहा था, तो बेस्ड अपॉन दैट हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन के बाद आप कोशिश करें कि उससे प्लस में रहे हो जो है ना आपका दाखिला उसके। तो थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिएगा। सिविल का थोड़ा सा जाहिर सी बात है डिपेंड करता होता है कि हमारे पास जो, अगर खास तौर पे इंजीनियरिंग की बात कीजिए ना, इंजीनियरिंग में मैं कन्फाइंड रहूँ तो बिल्कुल। अभी आपको पता है सिविल का मेरिट तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ में भी हाई जा रहा है। जी जी। तो उसके अंदर फिर हमारे पास टेस्ट क्वालिफिकेशन का भी मेरिट ऑब्वियसली हाई होगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाती है। तो ये जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा होता है एजुकेशनल मार्केट में, उसके हिसाब से ही एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको वेरी करती होती है। वैसे जो मैंने आपको बताया कि 80% लेना कम से कम आपके लिए नेसेसरी है। ठीक आपके है। पास इतना कम से कम चांस होता है कि आप मेरिट लिस्ट के अंदर आप आ जाएं, आपका नाम आ जाए। ठीक तो है। उसके हिसाब से फिर ये है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि आप 80% से ऊपर रहें, 90 के अंदर तकरीबन आप फाल करें, क्योंकि मैंने आपको बताया लिमिटेड सीट्स होती हैं, 80 लड़के लड़के सिर्फ इन्होंने सेलेक्ट ठीक करने होते हैं। दो सेक्शन बनते हैं, दो से ज्यादा सेक्शन मैंने ठीक अभी तक नहीं देखे किसी के ठीक बने है। हुए। तो दो सेक्शन सिर्फ वो बनते हैं। तो फिर कोशिश ये की जानी चाहिए कि आपको कम से कम 90+ मार्क्स सिक्योर करें, ताकि अगर जो हमारे पास उसका एक एग्रीगेट बन रहा है या जो ब्रेक इवन बन रहा है, उसके ऊपर आपका तकरीबन नाम जो है वो उसमें आ जाए। और जो फैकल्टीज आपने पूछा, जो हमारी फैकल्टी प्रोग्राम ऑफर कर रही है, उसमें BS सिविल इंजीनियरिंग है, उसमें हमारे पास BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। और ठीक इन तीनों प्रोग्राम्स के आगे MS और PhD भी अवेलेबल हैं। ठीक ठीक। और इधर मैं स्टूडेंट्स को ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मतलब 60% इज अ ह्यूज एब्सोल्यूट वेटेज, मतलब इसका मतलब है तकरीबन आप सवा दो कितने बन मार्क्स जाए? लेंगे तो आपका एक जी, एब्सोल्यूट बढ़ेगा। तो मतलब ये नहीं कि बढ़ेगा। आप जैसे ही सवा दो जो है थोड़ा बहुत हो सकता है आगे नीचे हो, तो क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो एफएससी और मैट्रिक की तरफ देखने की बजाय इस टेस्ट को अच्छी तरह नेल आउट कर लें, तो टेस्ट को अच्छी आपके तरह दे चांसेस दें, है कि जो है आप चांसेस वो ज्यादा उसमें टेस्ट में कर बढ़ लेंगे। जाएंगे। बिल्कुल डन ऐसी हो गया। बात है। अच्छा, आपने डिग्रीज के बारे में बता दिया, मेरिट्स के बारे में कि इस रहेंगे तो कोशिश है। अच्छा मुझे बताएं, डिग्री मेरिट्स तो हो गए कि इस तरह एग्रीगेट, इसके अलावा कोई जनरल किस्म का कोई इंटरव्यू भी होता है, या जस्ट मतलब बेस्ड अपॉन जो है नहीं वो टेस्ट की नहीं नहीं बेस पे नहीं, आपका हो जाता है? जैसे ही आप टेस्ट पास होता है तो आपको ईमेल आ जाती है कि वो, सॉरी, मेरिट लिस्ट में आप देख लेते हैं कि आप ठीक जो है वो पास हो चुके हैं, आपका टेस्ट आपका नाम आ चुका है। तो फिर आपने सीधा जो है यूनिवर्सिटी जाना होता है। आपने, आपको ठीक बता देते हैं कि एडमिशन्स आपके कब तक ओपन है और क्या चल रही है, हमारे पास उसकी डेटें चल रही हैं। तो वो फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी आपने लेके जानी होती है यूनिवर्सिटी, और ठीक फिर जाकर आपने अपना अप्लाई करना होता है। फिर आपका जो वो फी प्रोसीजर, फी सेक्शन में फ़ी जमा करवानी होती है मेन चीज़, और वो सारा आपका प्रोसीजर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, IIUI की कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं जिसकी बेसिस पे वो नेशनली और इंटरनेशनली जानी जाती है? IIUI की अगर बुनियाद देखी जाए तो जनरल ज़िया के दौर में IIUI जो थी वो बनाई गई थी, और ये एक जिसको फैसल मस्जिद भी कहा जाता है। हमारा जो ओल्ड कैंपस है वो फैसल मस्जिद है। फैसल मस्जिद बेसिकली इसकी बुनियाद थी, जिसको इस्लामिक फ़िक़्ह और शरिया के ऊपर बेस बनाई गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इस यूनिवर्सिटी ने ग्रो करना शुरू किया तो आई थिंक भुट्टो के दौर के अंदर, जुल्फ़ार अली भुट्टो के दौर के अंदर, एशटन पूरा सेक्टर जो था वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी को दे दिया गया, और 2013 के अंदर तकरीबन इसका पूरी कंप्लीशन हो गई थी इसकी ना। और 11 के अंदर तो इन्होंने फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तक स्टार्ट कर दी थी। पहले बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस थी, तो उसके बाद फिर CS वगैरह भी आ गया इसमें, और आम हमारे पास लिटरेचर लैंग्विस्टिक की साइंसेज आना शुरू हो गई। तो ये करते करते हमारे पास जो हमारी यूनिवर्सिटी है ये वहाँ पे पहुँच गई। तो लेकिन जो दुनिया में अभी मशहूर जो डिग्री है वो शरिया एंड लॉ की ही है, क्योंकि अभी भी हमारी यूनिवर्सिटी में नाइजीरिया से, थाईलैंड से, चाइना से बेतहाशा स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि उनके, और BScs भी कर रहे हैं। इवन के मैं एक मेरा एक रूममेट था, वो नाइजीरिया से था, तो वो BScs कर रहा था, और एक यहाँ से BS इकोनॉमिक्स कर रहा था।
लेकिन ज़्यादा ज़्यादा चूँकि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो लॉ की और उसूलुद्दीन और फ़िक़ह की जो डिग्री है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इससे बड़ी डिग्री मतलब कह लें कि इससे अच्छा इदारा कोई नहीं है इस हिसाब से। इस लाइन में ये बहुत ज़्यादा आगे है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे जो दीन को स्टडी करना चाहते हैं वो यहाँ पर आके इस डिग्री के लिए ख़ास तौर पे आते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, एक जहाँ पे व्यूवर्स के ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर इन्होंने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी क्यों सिलेक्ट की, बाकी नस्ट भी हैं। अगर आप देखा जाए तो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। दो के हमारे पास फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी खुद चला रहे हैं, लेकिन इनकी लैब वेल इक्विप्ड है। आप इनकी लैब्स को जाकर खुद पहले विजिट करें, देखें, आप इनका डिपार्टमेंट देखें और इनकी लैब्स देखें। एक बल्कि अब तो एक सेंटर फॉर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक सेंटर भी बना हुआ है बाकायदा, जहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं। तो लैब्स वेल इक्विप्ड हैं और हर चीज़ ऑपरेटर्स, कुछ होता है यूनिवर्सिटीज़ में ऑपरेटर्स नहीं पूरा होता। तो फिर हमारी डिग्री जो है वो वाशिंगटन अकॉर्ड से भी एफिलिएटेड है, जो कि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला के पास भी नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कभी पीईसी की जो हमारे पास एक्रीडेशन होता है उसका भी मसला नहीं बना। पीईसी हमेशा हमारी डिग्री जो होती है उसको वेरीफाई, हमारी एक्रीडेशन हमें दे के जाती होती है। तो बीच में सिविल का थोड़ा सा मसला बना था, लेकिन अब वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बाकायदा से अलहदा पूरे का पूरा डिपार्टमेंट भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया और ऑलमोस्ट कंप्लीशन में आया पड़ा है वो भी। तो वो उनको भी डिपार्टमेंट मिल जाएगा। वो डिपार्टमेंट का मसला था कि अलहदा डिपार्टमेंट नहीं था, तो उन्होंने उनका अलहदा डिपार्टमेंट भी बना दिया। तो काफ़ी प्रोग्रेस चल रही है। ख़ास तौर पे हमारे जो डीन हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के, डॉक्टर नदीम शेख साहब, नस्ट के गोल्ड मेडलिस्ट हैं ईएमई के, तो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। और एक नॉन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साथ कम्पीट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी जो कि कम्प्लीटली इंजीनियरिंग करवा रही है, जो सारी बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस के ऊपर काम कर रही है, एक वो यूनिवर्सिटी है जो कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेल्फ फाइनेंस्ड है, उसके लिए वाशिंगटन अकॉर्ड लेना ये भी बड़ी बात होती है। That's तो इस really हिसाब good से to know. और ये these are the things that you could only get to know from a student जो उधर पढ़ रहा है, उसे पता होता है कि यार हमारी यूनिवर्सिटी में क्या ऐसा डिफरेंट है। जी एज ए टीचर हो सकता है क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको उसकी तारीफ करनी पड़े, लेकिन एज ए स्टूडेंट आप तब भी तारीफ करते हैं जब आपके दिल को वो चीजें लगती हैं कि यार ये these are the एब्सोल्युटली। things that I see best in our university. तो फिर दूसरा देखें वहाब साहब, पढ़ना तो आपने खुद है, जी जी पढ़ना तो आपने खुद है। आप ये चाहे नस चले जाएं, तो नस चले जाएं, आप यूईडी चले जाएं, जी यूईडी के जी भी ऐसे लड़के मौजूद हैं। अब एक हमारे अंदर एक ट्रेंड पाया जाता है, थोड़ी जी सी सोशल जा रही है गुफ्तगू, एक जी ट्रेंड पाया जाता है कि इंजीनियर्स हमारे पास बेरोजगार हैं। जी जी लेकिन बात यह है कि अगर आपने 4 साल लगाए हैं, 4 साल एक ह्यूज टाइम है, जी 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 चार जी साल लगाएं तो अपना पूरा दें, आप फुल जी दें। जी 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 अब जब इंसान अपना फुल देता है तो उसके बाद फिर अल्लाह पे छोड़ दें, फिर आपको मिलेगा। बिल्कुल जब आपने मेहनत की है, सब्जेक्ट्स वही हैं, क्यूरिकुलम वही है, सारी चीजें वो पढ़ें। अब तो वो जमाने नहीं रहे कि अब सिर्फ किताबी होता था। आपके पास कंप्यूटर आ चुका है, अब आपके पास इंटरनेट से हजारों किस्म की वेबसाइट्स हैं, रिसर्च कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, आप चीजें सीख सकते हैं। सीखने वाले बने बस, जी माशाल्लाह सीखने वाला हो बिल्कुल इंसान तो कर सकता है। रियली ग्रेट एडवाइस। सही बात है, मतलब ऐसा ही है बिल्कुल। मैं भी यही चीज सोचा, अल्टीमेटली आपने ही सीखना होता है। तो यूनिवर्सिटी आपको पढ़ा नहीं सकती है फास्ट, हालांकि कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत अच्छी जानी जाती है और आपको पता भी होगा, लेकिन फास्ट में ही मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो शायद कोडिंग किए बगैर ही 4 साल जो है वो 8 सेमेस्टर गुजारनी गुजार गए हैं। वो डिपेंड करता है कि वो आप किस है यूनिवर्सिटी में बैठ के क्या सीख रहे हैं। और क्या अभी क्या मेरे सीख रहे हैं। साथ जो मेरी कंपनी में है हमासा, वो IIUI से आए हुए हैं। तो मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत कम कोडर्स मैंने देखे हैं उस कैलिबर के। तो वो डिपेंड अल्टीमेटली आपकी खुद की भी जो है ऐसे ही वो है। कैपेबिलिटीज पर देखें, डिपेंड है। देखें यही बात है ना, प्रोफेसर ने आपको क्या करना है, आपको लेक्चर दे देना है, आपको चीजें दे देनी है। अब यूनिवर्सिटी में वो माउथ स्पूनिंग ये तो होता नहीं ना कि आपको स्पून फीडिंग कर दें जी आपको, जी जी कि जी आपको मुंह में डालेंगे। उन्होंने ये करना है कि आपको आपको एक चीज बता देनी है, आपको एक कोर्स आउटलाइन दे देनी है, ये जी जी चीजें हैं। जी जी दिलचस्पी है तो आप खुद जाकर सर्च करेंगे। इंटरनेट पे हजारों किस्म की किताबें मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, विजुअलाइजेशन कोर्सेज मौजूद हैं, आप कर सकते हैं। इवन के आप जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आप इतने लेवल पे पहुंच जाए कि आप टीचर से वैसे मतलब नॉलेज में उस हिसाब से आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको उसके बारे में ज्यादा पता हो। जी जी डिपेंड करता है कि अगर आपने वो टीचर ने आपको चीज बताई है तो आप उसके बारे में सर्च करें। और हर चीज अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है ये दुनिया। तो यही है, जिसने टाइम दिया है, जिसने अपना वक्त जाया नहीं किया, वो कामयाब है। ठीक ठीक माशाल्लाह माशाल्लाह, रियली ग्रेट एडवाइस। अच्छा थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट मंथ्स टू रिमेंबर फॉर स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं, कि उन मंथ्स में वो सर्च करते रहें कि भाई
एडमिशन इन मंथ्स में स्टार्ट होते हैं, थोड़ा सा इस पर जुलाई के मिड के अंदर तकरीबन इसके एडमिशन स्टार्ट हो जाते होते हैं यूनिवर्सिटी के। वैसे भी एडमिशन अमूमन आम वेबसाइट पे भी आते हैं, लेकिन आप IAUI की सिर्फ लिखेंगे तो सामने इसकी पहले नंबर पे रिजल्ट में गूगल पे इसकी वेबसाइट ही आती है। अब उसमें जाएँ तो इसके साथ न्यूज़ का एक सेक्शन चल रहा होता है, या वैसे भी आपको मैंने बताया कि आप उसके बॉटम में जाएँ तो उसके टॉप लेफ्ट के ऊपर हमारे पास एक सेक्शन बना था एडमिशन का। तो आप उसको ओपन करें तो वो आपको या ये भी बता देता है कि एडमिशन इस डेट से ओपन होंगे, या ओपन है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी क्लोज हो चुके हैं, 8 लास्ट डेट थी 8 अगस्त, अब क्लोज हो चुके हैं। अगर अभी आप जाकर ओपन करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको बता देगा कि अब एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। ठीक। और तो टेस्ट? ये जी 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 टेस्ट जी। आपने आप देखें एडमिशन उसके अप्लाई आपने कर दिया हुआ है ना, जो तकरीबन जुलाई में स्टार्ट हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल में टेस्ट जो इसका कंडक्ट हुआ था वो तकरीबन इन्हीं दिनों में हुआ है। ये वो मेरे ख्याल में मेल पे डिपेंड करता होता है, ये यूनिवर्सिटी को अपना ही पता है। मतलब अगस्त के अंदर ही तकरीबन टेस्ट कंडक्ट वो करा लेते होते हैं, क्योंकि ठीक मैंने आपको बताया कि 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है आपको आपका रिजल्ट पता लग जाता होता है। ठीक आपको जो है ना वो मेरिट लिस्ट लग जाती होती है ठीक सितंबर में, चूंकि क्लासेस स्टार्ट होनी होती हैं। ठीक तो ठीक, ये माशाल्लाह। सारा और क्लासेस क्लासेस का कौन से मंथ्स होते हैं? क्लासेस देखें फाल में, जैसे हमारा बिजनेस प्रोग्राम है तो ये फाल में ही इसके एडमिशन आते हैं। तो फाल में अब इसकी तकरीबन सितंबर में क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी। अभी कोविड के वजह से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जो मेन आपका जो सेमेस्टर स्टार्ट होता है, जो क्लासेस प्रॉपर्ली स्टार्ट होती है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाती होती हैं आपकी क्लास। ठीक माशाल्लाह। जी अच्छा मुझे बताइएगा, देखिए हाँ, एक स्टूडेंट ने मेरिट भी ले लिया और जो है वो आ गया मेरिट पे, अब उसका नाम आ गया कि भाई यू कैन अप्लाई फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, जो भी जिस पे भी उसको है। उसके बाद मुझे बताएं कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्या फीसिस है और बाकी सेमेस्टर की क्या फीसिस होती हैं। मैं जनरल बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फीसिस 10% वेरिएशन 12% डिपेंडिंग मान यूनिवर्सिटी वेरी भी करती है, लेकिन अभी जी करंटली क्या सीन चल रहा है ताकि स्टूडेंट्स को अभी पता। अभी अभी जो फीस जो मैंने अभी जो लेटेस्ट देखी है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के खास तौर पे, वो 97,400 समथिंग जा रही है। और साथ एडमिशन के टाइम पे आपकी एडमिशन फीस 7,000 और लाइब्रेरी सिक्योरिटी होती है आपकी 7,000। तो ये कुल मिला के तकरीबन आपकी 1,14,000 तकरीबन इसके राउंड अबाउट हमारे पास बन जाती है। सिविल की ज़्यादा फीस है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो मार्केट में अभी आगे जा रही है, तो उसके हिसाब से उसकी फीस भी थोड़ी ज़्यादा है। तो उसकी आई थिंक 1,28,000 इंक्लूडिंग द एडमिशन फी एंड द लाइब्रेरी सिक्योरिटी। ठीक है ठीक है इसके सही। बाद फिर अभी हमारी जो है वो फीस हमारी अभी जो मेरी जो लास्ट सेमेस्टर की फीस गई थी वो 77,000 गई थी। बाद में फिर ये नीचे आती जाती है थोड़ी थोड़ी आखिरी सेमेस्टर से, क्रेडिट आवर के हिसाब से भी डिपेंड करता होता है। और फिर यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स भी होते हैं, वो उस हिसाब से बढ़ाते घटाते रहते होते हैं जो ठीक हमजा साहब, वी कैन सेफली अस्यूम दैट दैट्स मतलब ठीक है, एक रीजनेबल अमाउंट है। मैं इस्लामाबाद की अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के हिसाब से देखूं तो एक रीजनेबल अमाउंट है, बट दैट डजंट मीन के हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। बहुत सारे जी मतलब लोअर मिडिल क्लासेस और पुअर, बल्कि इवन शायद मिडिल क्लासेस भी कईयों के लिए मुश्किल होता होगा। तो उनके लिए क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस करवाया है? एहसास स्कॉलरशिप। ठीक एहसास है। स्कॉलरशिप वैसे पहले HEC के ही अंडर था, HEC स्कॉलरशिप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता था, लेकिन अभी एहसास है। मेरे साथ ही मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने क्लास में भी अप्लाई किया था, तो उनकी वो स्कॉलरशिप लग जाती होती है। ठीक अगर है। आप वाकई एलिजिबल हैं और आप खास तौर पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए मेन चीज़ जो मैंने सीखी है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है जितना स्ट्रांग होगा आपके जो घर में, अगर आप वाकई एलिजिबल हैं तो बेशक आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो मैं भी आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप अप्लाई करें, क्योंकि आप किसी का हक मार रहे हैं। जी जी तो बिल्कुल बेहतर बिल्कुल ये है कि अगर आप वाकई ही एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए अप्लाई करें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये है कि एहसास स्कॉलरशिप आए थे। उसके अलावा जो आपके पास दूसरे नंबर पे आ रहा है एक स्कॉलरशिप होता है, वो 25% आई थिंक रेक्टर फंड होता है, उसको रेक्टर फंड स्कॉलरशिप कहते होते हैं। वो यूनिवर्सिटी की अपनी तरफ से होता है। आपको 25% फी जो होती है वो ऑफ हो जाती होती है। तो खैर अगर 97,000 के हिसाब से देखा जाए तो 25% भी काफ़ी है। अगर आपको वो बच जाता है तो उस इसलिए आप उसमें भी अप्लाई कर सकते होते हैं। ठीक है ठीक है। और बाकी बाकी मेरे ख्याल में ज़्यादा भी एहसास ही ज़्यादा उसमें आ रहा है। बाकी ये है कि ये होता है कि बीच में अब लड़के होते हैं, जिस तरह कि मैंने लास्ट एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, बीच में प्राइवेट स्कॉलरशिप के ऊपर भी देखते रहा करें। जिस तरह एक स्कॉलरशिप आया था उनका, मेरे जहन से नाम निकल रहा है, ताबीर स्कॉलरशिप। वो भी था, वैसे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्कॉलरशिप देती होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर ये दो मेन स्कॉलरशिप चल रहे हैं। ठीक है। और बाकी आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि मतलब इतना मुश्किल नहीं होता स्कॉलरशिप अवेल करना। मतलब अगर आप पहुंच गए और आप अच्छे बच्चे हैं तो आपको किसी जी ना किसी फॉर्मेट में मिल जाता है, आपको मिल यूनिवर्सिटी से जाता है, निकाला नहीं मिल जाता जाता है। जस्ट कि आप जो है
ये नहीं कर सकते, बस पे ये नहीं होता कर है कि सकते। पहली फी देखें देखें पहली फी अगर आप पे कर देते हैं यूनिवर्सिटी की, तो पहली फी बस आपको किसी तरीके से कलेक्ट करानी है। उसके बाद अब मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, उसके वालिद साहब का इंतकाल हुआ हुआ था। तो मेरी क्लास में जितने भी उनको उनको एचएससी का वो एहसास का भी स्कॉलरशिप लगा था। अगर खुदा न अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत हाँ रखे, जी, लेकिन हाँ अगर जी। किसी के वालिदैन दुनिया से रालत फरमा चुके हैं तो उनको स्कॉलरशिप एहसास आसानी से मिल जाता है। उनको वो आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट वो दिखाते हैं, तो वो फिर आपको स्कॉलरशिप दे देते होते हैं। नहीं, मदद करते हैं आपकी, माशा उसमें काफ़ी सारे एचईसी फंडेड स्कॉलरशिप आपको मिल जाते होते हैं। माशाल्लाह, दैट्स रियली गुड टू नो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा हॉस्टल अवेलेबिलिटी, जैसे आप खुद मलकपुर, मलकपुर राइट, मलकवाल मलकवाल। मलकवाल से हैं, तो जो है क्या हॉस्टल अवेलेबिलिटी का सीन है, मतलब जो आउटसाइडर इस्लामाबाद है और आया इस्लामाबाद वालों को भी अवेलेबल है, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा, और उनकी फीसिस क्या है? आप अगर आपका जो घर है वो इस्लामाबाद के 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आता है, तो फिर आप जो है वो हॉस्टल अवेल नहीं कर सकते। ठीक है। 100 किलोमीटर के रेडियस से अगर आप बाहर हैं तो फिर आपको वो मिल जाएगा, स्कॉलरशिप हॉस्टल मिल जाएगा। तो ठीक फिर है। ये है कि अभी हॉस्टल का थोड़ा सा मसला है, ये है कि तादाद बहुत ज़्यादा है चूँकि स्टूडेंट्स की। सुना तो है कि अब वो कंस्ट्रक्ट करेंगे हॉस्टल नए भी, लेकिन ये है कि तकरीबन आपको थर्ड सेमेस्टर में हॉस्टल मिलता होता है। हमें तो कोविड की वजह से थोड़ा बीच में ये था, यूनिवर्सिटी बंद रही थी, तो वो फिर एप्लीकेशन उसका भी प्रोसीजर ये है कि जब आप थर्ड सेमेस्टर में एलिजिबल हो जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस के बाहर भी जो है वो हमारे पास सी ब्लॉक है, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस मौजूद है, वहाँ पर एक नोटिस लग जाता होता है। वैसे वेबसाइट के ऊपर भी एक हमारे पास सर्कुलर नोटिफिकेशन IUI.hostels लिखें तो वो आ जाएगा आपके पास। वहाँ पर सर्कुलर लग जाता होता है कि BS F18 MS F18 फाल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अब जैसे में हमारा आया था अप्लाई कर सकते हैं मिसाल के तौर पे। फिर आप वो अप्लाई कर देते होते हैं, अप्लाई करते हैं तो फिर चंद हफ्ते के अंदर अंदर एक ट्रैकिंग आईडी जो है वो वहाँ पर आ जाती होती है कि फलानी फलानी ट्रैकिंग आईडी जो है इनकी लिस्ट लग चुकी हुई है। आप अपना नाम देख लेते हैं कि मेरा लिस्ट में नाम आ चुका हुआ है। करना जल्दी जल्दी अप्लाई होता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए वो ओपन होती है। तो हफ्ते के 4 दिनों के लिए ओपन होती है, सुबह 9 बजे जब अप्लाई स्टार्ट होती है तो आपको उसी टाइम अप्लाई करना होता है। और जब आपने अप्लाई कर दिया तो फिर आपको उसके बाद आगे जो सारा सारा इनका प्रोसीजर्स होता है, एक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एक फॉर्म होता है, वो आपने फिल वगैरह करवा के तो पोस्ट ऑफिस से चालान जमा करवाना होता है, तो आपका हॉस्टल अलॉट हो जाता होता है। ठीक है, फिर और हर फीसिस क्या? सेमेस्टर बाद जी 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 फीस जी। जी हाँ, फीस फीस रहेगी। फीस जो है हमारे पास जो फॉल की थी, अभी जो रिसेंट फॉल की गई थी वो 18,000 6 मंथ्स की थी। और क्या कहते हैं, जो हमारे पास स्प्रिंग सेमेस्टर होता है हमारे पास, उसकी उसकी कम होती है, उसकी ऑलमोस्ट 15,000 होती है। 15,000 या 14,000 बीच में पहले कम थी, लेकिन चूंकि कुछ कंट्री के हालात और कुछ यूनिवर्सिटी के अभी फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं थे, तो ये थोड़ी सी फीसेस बढ़ गई हैं। वरना पहले जो हमारे पास फॉल सेमेस्टर की फीस होती थी वो कम से कम 15,000 होती थी, और स्प्रिंग की 12,000 होती थी। तो 6 मंथ्स के लिए वो हॉस्टल बड़ा अफोर्डेबल पड़ता है, क्योंकि बाहर की तरफ हॉस्टल देखें तो उसमें तो आपको पर मंथ भी एक क्लमसी सा हॉस्टल भी जो है आपको कम से कम 8,500 में पड़ेगा, और खाना वगैरह भी ठीक नहीं होता। IUA का ये है कि मेस बहुत अच्छा है इनका, जब आपका खाना ठीक है और रिहाइश ठीक है तो फिर आपकी पढ़ाई भी ठीक है। और इवन ये इवन मैं समझता हूँ 3000 पर सेमेस्टर इज स्टिल वेरी नॉमिनल, जी, मतलब सेमेस्टर में अगर आपसे 18,000 ले रहे हैं तो मतलब इस्लामाबाद तो बहुत महंगा है यार। जब जाना पड़ता तो ऐसे ही है, लग ऐसे ही है, दो ऐसे ही है, ऐसे ही है। इस्लामिक के फिर हॉस्टल बहुत अच्छे हैं, मतलब खुले रूम है। हॉस्टल 5-6 में, मैं 6 में रह रहा हूँ, वो खुले रूम है, मतलब 4 सीटर रूम है वो, उसमें मुझे कमरा खुले में जरा खुला। अब वो बंदों का डिपेंड होता है, कुछ लोग 1 2 3 4 में रहते हैं, वो सिंगल सीटर भी है, डबल सीटर भी है, 3 सीटर भी है, लेकिन मुझे वो कंजेस्टेड लगते हैं, मैं इसलिए 5-6 में रह रहा हूँ। उसके अलावा कुवैत हॉस्टल भी है जो फैसल मस्जिद में मौजूद है। कुवैत हॉस्टल में वो बाकायदा तकरीबन 7 हॉस्टल सिस्टम वहाँ पे मौजूद है। गर्ल्स के लिए भी उन्होंने तकरीबन 7 हॉस्टल्स बना के रखे हुए हैं। तो ये है कि, लेकिन ये है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हाँ खास तौर पर ये बात बताते हैं कि को एजुकेशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यहाँ पर कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, मेल और फीमेल डिपार्टमेंट आपके पास ला जाए। तो बाकी हॉस्टल का ये होता है कि बस तादाद उसके बावजूद ज़्यादा है, तकरीबन आज के फिगर के मुताबिक जो मैं देख रहा था 28,000 स्टूडेंट जो हैं वो अभी करंटली एनरोल्ड हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये होता है। लेकिन ये कि एक बार अगर आपको मिल जाता है हॉस्टल तो फिर आप सुकून से हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जब मैं भी हॉस्टल से बाहर था, इस्लामाबाद में बाहर रह रहा था, तो मुझे सफ़र करना पड़ा था इस चीज़ का, क्योंकि जब कोविड आता था गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया यूनिवर्सिटीज़ क्लोज कर दें, हमें घर आना पड़ता था। तो अब जो लड़के यूनिवर्सिटी के इन हॉस्टल में थे वो तो अपना सामान वहीं रख के आते थे, लेकिन अगर वहाँ पर प्राइवेट हॉस्टल हैं तो आपको पता है वो फिर आपको किस किस तरीके से वो आपसे पैसे बटोरने की करते हैं। आपसे वो कहते हैं कि जी आपने 10 दिन पहले जी अपने एक एप्लीकेशन जमा करवानी है, तो आपने सिक्योरिटी देनी है, वरना आपको पूरे मंथ की फी देनी पड़ेगी, ये किस्म के मसले मसाइल, और सामान लेके आना दे के आना। अब जैसे मेरा सामान उधर ही पड़ा हुआ है,
मेरा समर था, मैंने समर में अपनी इंटर्नशिप की है और मैं अपना मजे से कर रहा हूँ। सामान मेरा उधर पड़ा हुआ है, रूम चाबी मेरे पास है, नो प्रॉब्लम। जब मेरा दिल चाहे मैं जा सकता हूँ अपने हॉस्टल में और स्टे कर सकता हूँ। माशाल्लाह ये माशाल्लाह, फायदे रियली, हैं। हाँ जी, रियली हेल्पफुल। अच्छा मुझे बताइएगा, एनी फाइनल एडवाइस जो स्टूडेंट्स जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आना चाह रहे हैं? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो मेरा अभी 3 साल एक्सपीरियंस है, अल्लाह का शुक्र है डिग्री मेरी मुकम्मल होने वाली है। मैंने जो सीखा है, मुझे सीखा है कि यूनिवर्सिटी स्कूल से बड़ी मुख्तलिफ होती है। जी, आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है। आप अच्छी कंपनी रखेंगे, अच्छे लड़कों के साथ उठे बैठेंगे और सीखेंगे तो आप कर सकते हैं। आप काफ़ी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। आप वहाँ से बुक बैंक से किताबें इशू करवा सकते हैं, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। और मेरे पास अभी कुछ, मैंने कुछ दूसरे सेमेस्टर की किताबें इशू करवा के रखी हैं। यहाँ पर ये भी नहीं है कि किताब लेट जमा करवाई तो आपको फाइन पड़ जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरे पास वो थर्मोडायनेमिक्स की बुक पड़ी हुई है मेरे पास। बाकी जो मेरी पड़ी हुई है वो मैंने वापस करनी है, अभी टाइम नहीं बस मिल रहा, वो आप इस दफा जाके वापस करूंगा। लेकिन ये है कि आप पढ़ सकते हैं, आप किताबें अपनी अवेल कर सकते हैं। लिंकन कॉर्नर एक बड़ा जबरदस्त अमेरिकन की तरफ से वो बना हुआ है, वहाँ पर एक लाइब्रेरी के अंदर एक छोटा सा सेक्शन है। तो वहां पर जाकर आप किताबें पढ़ें, सुकून से अपनी स्टडी करें, हॉस्टल आएँ, अपना खाएं पिएं और अच्छी कंपनी में किसी, हाँ एक जो इस्लामिक का मैं फ्लॉ समझता हूँ वो ये है कि वहाँ पर तंजीमें बहुत ज़्यादा हैं। यानी जमीयत होगी या इस किस्म की तंजीमें, इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी सोसाइटियाँ ज्वाइन करें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट सोसाइटी जिसका मैं भी मेंबर हूँ, लिटरेरी मेंबर हूँ। एसमे है, अमेरिकन अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स है। उसके अलावा हमारे पास एक सोसाइटी है MEAA, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलुमिनी एसोसिएशन के नाम से। ऐसी सोसाइटी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन होता है। जैसे मैं अब सीनियर और मेरे जूनियर आते हैं तो वो मेरे साथ बात करते हैं, तो फिर हमको बताते हैं यार ये सब्जेक्ट है, आपने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे टीचर हैं तो आपने इनके साथ यूं टेम्परामेंट रखना है, आपने ये चीज़ें ज़्यादा गौर में रखनी है। लेट्स से HVAC का हमारा एक सब्जेक्ट है, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो इनमें ज़्यादा मेहनत करनी है, किन सेमेस्टर में आपने किस हिसाब से पढ़ना है। सीनियर्स के साथ अच्छे सलूक से आप रहें और सारे आपके साथ काफ़ी कोऑपरेटिव होंगे। कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप टीचर के पास जाकर सीख सकते हैं। बाद में मैंने यूनिवर्सिटीज़ में ये भी सुना था कि टीचर्स के पास आप जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम ही नहीं है। यहाँ पर आप किसी टीचर के पास उसके ऑफिस में चले जाएं, वो आपको आराम सुकून से सारा समझा के भेजेगा, वो आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मतलब काफ़ी ये है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो अगर आप पढ़ने की नीयत से ही आए हैं तो आप सीख के जाएंगे यहाँ से। काफी रियली। सारे जी जी। मेरे अपने बड़े भाई इसी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ही ग्रेजुएट है। F13 का बैच था उनका, F17 में वो ग्रेजुएट हुए थे। अभी हिंडाई पाकिस्तान में वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। उसी तरह के उनके एक बैचमेट सैयद आतिफ इकरार, वो आजकल कोरिया में PhD कर रही है और निहायत लाइक जो लाइक फाइक लड़के थे। तो मेहनत की है तो अल्लाह ताला ने फल भी दिया और अपने मकाम पे हैं। तो बाकी पढ़ना खुद है, सीधी बात है, पढ़ना खुद है। आपको दुनिया का चाहे लाइक तरीन प्रोफेसर भी आ जाए, जब तक आपने अपना माइंड नहीं बनाना है कि मैंने इस चीज़ों को सीखना है, तो उस टाइम तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको एक चीज़ समझ नहीं भी आती टीचर से, आप खुद जाकर सर्च करें यार। कभी ये ना सोचें कि, और टीचर के साथ आप अच्छा रवैया रखें। हर वक्त होता है स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ रवैया ठीक नहीं रखते। अगर आप उस्ताद के साथ रवैया ठीक नहीं रखेंगे आप कभी इल्म हासिल नहीं कर सकते। इल्म इल्म होता है, चाहे इंजीनियरिंग का हो, दीन का हो, जैसा भी इल्म हो। तो आपके अखलाक, आपकी एथिक्स, आपकी टाइम मैनेजमेंट जो कि हमारे रिलीजन ने भी हमें सिखाई है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना ज़रूरी होती हैं। और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी एक आपको बेहतरीन इन्वायरमेंट देती है कि आप इस्लामिक, हमारा जो PLOs हैं 12 PLOs हैं हमारे पास, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स। इंजीनियरिंग एंड फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के 12 PLOs में पहला PLO ये कहता है कि आप इस्लामिक एथिक्स एंड रूल्स के अंदर रहते हुए इंजीनियरिंग का इल्म हासिल करें। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। आप साथ साथ अपनी दीन को भी साथ रख सकते हैं, दुनिया को भी साथ रख सकते हैं। रियली। तो जी जी मेहनत जी जी। करें, जी 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 जी, मेहनत करें और बढ़ते चलें। really thanks for such a great analysis and valuable feedback हमजा मेहदी साहब। तो थैंक यू सर। दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन इनटू IIUI इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा आपकी कोई फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मोहम्मद हमजा साहब तक पहुंच के, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्जा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।